नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो अगले 1 घंटे तक फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपको देश दुनिया की हर बड़ी खबर दिखाने के लिए हाजिर हैं हम। तो हर एक खबर को रीसेंट अपडेट के साथ में जाने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। सौरभ हत्याकांड से जुड़ी हुई एक और अपडेट आपको दे देते हैं, जहां पर आज पुलिस के द्वारा बयान दर्ज किए जाएंगे। सौरभ के हत्यारे मुस्कान और साहिल क्योंकि जेल में हैं, उनसे जेल में बयान दर्ज कराए जाएंगे आज। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, और जेल में कई तरह की डिमांड भी रख दी थी दोनों ने यहाँ पर। अभी फिलहाल बाकायदा काउंसलिंग उनकी यहाँ पर चल रही है, दोनों की क्राइम कुंडली जो है दोनों की, उसकी कड़ियां जोड़ने में पुलिस अभी फिलहाल जुटी हुई है। और इस बीच दोनों की 5 दिन की रिमांड पुलिस के द्वारा, मेरठ पुलिस के द्वारा मांगी जा सकती है। दोनों की रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी भी पुलिस के द्वारा डाली जाएगी, लेकिन फिलहाल आज बयानों को दर्ज कराया जाएगा। पति सौरभ की हत्या के बाद अब आरोपी मुस्कान के गुनाहों का हिसाब होना शुरू हो चुका है। मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल से पुलिस सवालों का सिलसिला शुरू करने वाली है। तो वहीं दोनों को रिमांड पर लेने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। तो वहीं इस बीच मुस्कान ने जेल प्रशासन से अपने लिए अलग वकील की मांग कर डाली। उसने निवेदन किया है कि उसके घर वाले केस नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो उससे नाराज है, उसको सरकारी वकील दिलाया जाए। तो उसकी प्रक्रिया है और हमारा कर्तव्य है तथा बंदी का अधिकार है। यदि कोई भी बंदी सरकारी वकील की मांग करता है तो कारागार विभाग उसको सरकारी वकील माननीय न्यायालय के द्वारा दिलाता है। हम उसकी प्रक्रिया को स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में भेज रहे हैं ताकि उसको सरकारी वकील मिल जाए और शीघ्र उसको सरकारी वकील मिल जाए। शातिर मुस्कान जानती है कि पति की निर्मम हत्या के बाद उसके खिलाफ हर तरफ गुस्से की आग है। ऐसे में कोई वकील उसका साथ नहीं देगा। उसके माँ बाप भी इस गुनाह में उसका साथ छोड़ चुके हैं। आप खुद देखिए इस बात का, उसे खुद बिलीव है कि मेरे पेरेंट्स गलत का साथ नहीं देंगे, तभी तो उन्होंने डिमांड करी है कि सरकारी वकील चाहिए। उसे खुद पता है कि मेरे पेरेंट्स गलत का साथ नहीं देंगे। तो वहीं इस हत्याकांड से जुड़ी कड़ियों को भी पुलिस लगातार जोड़ती जा रही है। जांच टीम उस मेडिकल पर भी पहुंची जहां से मुस्कान ने दवाइयां खरीदी थी। यहां वो एक बुजुर्ग के साथ पहुंची थी। उसने एक बार दवाई परचेज की है 1/3 को, तो उसमें 3 तरीके की दवाइयां हैं। टोटल 300 रुपए का बिल है, जिसमें एक एंटी डिप्रेसेंट है, एक एंटी एंजाइटी है और एक एंटी एसिड दवाई है, जिसमें कि एक दवाई आयुर्वेदिक थी। इस बीच सौरभ हत्याकांड से जुड़ा एक सीसीटीवी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर दावा है कि मर्डर से चंद घंटे पहले का ये वीडियो है। वीडियो 3 मार्च रात 11:49 का बताया जा रहा है। वीडियो में बाइक चलाने वाला शख्स खुद सौरभ बताया जा रहा है। उसके साथ दोस्त पंकज बताया जा रहा है। सौरभ अपनी मां के घर से खाना लेकर अपने घर आया था। हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। तो वहीं हत्याकांड के बाद अब सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल भी सामने आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है कि शरीर से काफी ज्यादा खून का रिसाव हो गया था, जिस कारण उस सौरभ की मौत हुई है। सौरभ पर तेज हथियार से हमला किया गया था। उसकी गर्दन धड़ से अलग थी, दोनों हाथ बॉडी से अलग थे, कलाइयां हाथों से अलग थी, ठोड़ी पे निशान थे, एक आंख खुली हुई थी, एक आंख बंद थी और चेहरा जो था वो पूरी तरीके से सूजा हुआ था। बॉडी पूरी तरीके से डिकम्पोज थी, बॉडी के सभी पार्टों पर सीमेंट लिपटा हुआ था। यानी जिस तरीके से सौरभ की कत्ल किया गया, उसकी बॉडी को ठिकाने लगाया गया, वो अपने आप में बेहद गंभीर मामला था। गले पर फंदे के निशान थे, यानी हो सकता है कि सौरभ को तेजधार हथियार से मारने से पहले उसकी गर्दन घोटने की कोशिश की गई हो। उसके गले पे एक फंदे का निशान भी डॉक्टर्स को मिला है। डॉक्टर्स का कहना है कि इतना गंभीर मामला पहली बार उनके समक्ष आया है और वो सौरभ की लाश देखकर डॉक्टर भी बेहद हैरान थे। फिलहाल सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उससे साफ है कि सौरभ की तेज हथियार से हत्या की गई थी और उसके शरीर से काफी ज्यादा खून का रिसाव हो गया था, जिस कारण उसकी मौत हुई है। मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, मेरठ। बुलडोजर एक्शन जो है कठुआ से ये खबर, जहां पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकियों के साथ में मुठभेड़ की जानकारी यहाँ पर मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बॉर्डर के पास सान्याल गांव है, जहां पर तलाशी अभियान जो है वो सुरक्षा कर्मियों की ओर से चलाया जा रहा है। हीरानगर सेक्टर में सुरक्षा बलों का ये सर्च ऑपरेशन अब भी जारी।
तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर बॉर्डर के पास सानियाल गांव में तलाशी अभियान चलाया जा रहा। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों को इलाके में संदिग्ध आतंकवादियों के होने की जानकारी मिली और उसी के बाद से सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर फिलहाल कठुआ के आसपास में, और ये जो इलाका है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान की जो है और भारत की जो है उससे 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर बताया जा रहा है। अभी फिलहाल देखिए सुरक्षा बलों की ओर से घेराबंदी पूरे इलाके की यहाँ पर की गई है। 4 से 5 आतंकी जो है वो वहां पर छुपे हो सकते हैं, ये खबरें सामने आ रही हैं। अभी फिलहाल अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी भेजा गया है। मुठभेड़ फिलहाल आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में जारी। जैसे ही सुरक्षा बलों को इनपुट्स मिले कि आतंकवादी यहां पर छिपे हुए हैं, सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जैसे ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया, आतंकवादियों के द्वारा फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसके बाद में ये पूरा जो मामला है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आया। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो आप समझिए जरा, भारत पाकिस्तान सीमा महज 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। लगातार घुसपैठ की कोशिश वहां से की जाती है। अभी फिलहाल ये बताया जा रहा है कि 4 से 5 आतंकी जो हैं वो वहां पर हो सकते हैं। 2 तस्वीरें इसी बीच में आपको हम दिखा रहे हैं। इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में जो जारी है, जो तब शुरू हुई थी जब इन संदिग्ध आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी सुरक्षा बलों को मिली और इसी कारणवश अतिरिक्त जो सैन्य बल है, सुरक्षा बल है, उसकी तैनाती भी कर दी गई है। यानी कि ज्यादा फोर्सेस फिलहाल इस इलाके में तैनात की गई हैं और सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। ड्रोन की सहायता से, स्निफर डॉग्स की सहायता से अलग अलग तरीके से सर्च करते हुए सुरक्षा बलों की टीम नजर आ रही है। और अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रविवार की रात को अफरा तफरी का माहौल हो गया था। वीकेंड का वक्त था और भीड़ जो है प्लेटफॉर्म नंबर 12 और 13 पर लगातार बढ़ती चली गई। दरअसल कारण ये बताया जा रहा है कि ट्रेन देरी से आई, ट्रेन के डिले होने की वजह से जो भीड़ थी वहां पर जमा होती चली गई और अफरा तफरी का माहौल देखा गया। ठीक वैसे ही बरखा जैसे हमने देखा था कि महाकुंभ के दौरान भी दिल्ली रेलवे स्टेशन से तस्वीरें सामने आई थी, वो हैरान कर देने वाली थी। लेकिन आपको बता दें, स्थिति ऐसी बन गई थी, जो बैरिकेड्स वहां पर लोगों को रोकने के लिए लगाए गए थे उनसे कूदने को मजबूर हो गए थे वहां मौजूद जो लोग थे। ट्रेनों के लेट होने की वजह से जब स्टेशन पे भीड़ बढ़ती है तो स्थिति जो है वो थोड़ी नियंत्रण से बाहर हो गई थी। लेकिन राहत की बात रही कि किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई। देखिए, हालांकि जैसे ही ये खबर तमाम जो आला अधिकारी हैं स्टेशन के उनको मिलती है, वो तुरंत मौके पर पहुंचते हैं, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए तमाम प्रयास करते हुए नजर आते हैं। स्टेशन में भीड़ जमा होने की वजह से हालात ऐसे हो गए कि लोग बैरिकेड्स को कूद कर जाने को मजबूर हो गए। और आइए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं जिसको देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली स्टेशन पर अफरा तफरी की क्या कुछ वहां पर स्थिति बन गई थी जब बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। ट्रेन लेट हो जाती है, लेट होने के बाद एक के बाद एक के बाद एक जो ट्रेन के यहाँ पर पैसेंजर्स थे प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होते चले गए और उसका नतीजा ये रहा कि भीड़ लगातार बढ़ती गई और हालात बेकाबू होते हुए नजर आए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अचानक भीड़ के जुटान से रेलवे विभाग के हाथ पांव फूल गए। रविवार की शाम वीकेंड होने के चलते दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जाने लगी, जिसके बाद आनन फानन में रेलवे प्रबंधन ने मोर्चा संभाल लिया। कुछ जो ट्रेन्स हैं वो अपने समय पे नहीं चल रही थी, उनके जो पैसेंजर्स हैं उनका क्राउड भी इस स्टेशन के ऊपर मौजूद था और जो नई ट्रेनें पहुंच रही थी यहाँ पर नई दिल्ली से खुलने के लिए, उनका भी क्राउड मौजूद था। यही कारण है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। ऐसी ही भीड़ महाकुंभ के वक्त में देखने को मिली थी, जो कि उसके बाद स्टैम्पीड के रूप में तब्दील हो गई थी, भगदड़ के रूप में तब्दील हो गई थी। लेकिन गनीमत आज ये रही कि यहाँ पर किसी तरीके से कोई हादसा नहीं हुआ। वीकेंड होने की वजह से ट्रेनें भी ज्यादा होती हैं, लोग भी ज्यादा पहुंच जाते हैं। इस वजह से अचानक स्टेशन पर भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। भीड़ की वजह से आम लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। बीच में जाने नहीं दे, रोक दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि रुक जाओ यहीं पर ही। अब मेरी ट्रेन आ रही है, बस 5 मिनट टाइम लगेगा था। अब मेरे को अपनी जहाँ पे डिब्बा है वहाँ तो जाना ही है ना, अदरवाइज ट्रेन के आने के बाद भगदड़ में थोड़ी जाऊंगा मैं। भीड़ को पहुंचती देख रेलवे प्रशासन ने चौकसी दिखाई और आला अफसर मौके पर पहुंच गए। क्राउड को कंट्रोल किया गया। रेलवे की पुलिस की जो टीम थी वो मौजूद थी और इसके अलावा जो आला अधिकारी थे डीआरएम से लेकर जीएम तक वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उसके बाद लोगों को जो क्राउड कंट्रोल है वो यहाँ पर किया गया था। अभी भी अगर आप देखेंगे तो गेट यहाँ पर देखिए एक बंद किया गया है, एक एंट्री यहाँ पर खोली गई है। जो लोग यहाँ से आ रहे हैं उनको आने दिया जा रहा है और लगातार जो बिना टिकट के लोग यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं उनकी भी यहाँ पर लगातार जो चेकिंग है वो की जा रही है। अलग अलग जो फुट ओवर ब्रिजेस हैं, जो रास्ते हैं, जो स्टेशन हैं, वहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है कि लोग
कहां से आ रहे हैं, कितनी संख्या में भीड़ है, कितने लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। तो सभी तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो ऑफिसर्स हैं रेलवे डिपार्टमेंट के वो भी यहां पर पहुंचे और उसके बाद जो क्राउड कंट्रोल है उसको मैनेज किया गया। उत्तर रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय का कहना है कि रविवार होने की वजह से स्टेशन पर अतिरिक्त भीड़ आ गई थी, लेकिन जल्द ही हालात को काबू कर लिया गया। वीकेंड है और हमारा शाम का टाइम होता है पीक ट्रैफिक आवर का, तो यहाँ शाम के टाइम एक्स्ट्रा रश होता है। एक्स्ट्रा रश के लिए एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। हमने क्राउड कंट्रोल मेजर्स भी इन्फोर्स किए हुए हैं। लोगों को अनरिजर्व क्लास के लोगों को सिस्टमेटिकली हम लोग बाड़े से एंट्री दे रहे हैं। साथ ही साथ में यदि बात करें तो हमारे उच्च अधिकारी भी स्टेशन से संबंधित जो हैं, जैसे स्टेशन डायरेक्टर, सीनियर कमांडेंट दिल्ली डिवीजन RPF के, ये सभी लोग स्टेशन पर ही मौजूद थे। CCTV कंट्रोल रूम के माध्यम से मॉनिटरिंग हो रही थी और हो रही है। शिव गंगा एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, जम्मू राजधानी एक्सप्रेस, लखनऊ मेल और मगध एक्सप्रेस में देरी के चलते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 12 और 13 पर बड़ी संख्या में यात्री जमा हो गए थे। CPRO के मुताबिक अक्सर यहाँ पर जो वीकेंड होता है उसमें लोगों की संख्या बढ़ती है, ट्रेन की संख्या बढ़ती है और आज भी वही देखने को मिला, क्योंकि भीड़ जो है वो संडे और जो सैटरडे है उसमें ज्यादा आती है, ट्रेन भी ज्यादा होती है। और जिस वक्त ये भीड़ बढ़ी उस वक्त जो उत्तर की ओर और पूर्व की ओर जाने वाली ट्रेन है उनके जाने का वक्त होता है और यही कारण है कि प्लेटफॉर्म्स पे कुछ जो भीड़ है वो देखने को मिली। रेलवे प्रशासन के मुस्तैदी से हालात को जल्द ही सामान्य कर लिया गया। जैसे ही रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी, सबको महाकुंभ में भगदड़ वाले दिन की याद आ गई थी, लेकिन जल्द ही सब कुछ ठीक कर लिया गया। बीच में एडवोकेट जफर अली की गिरफ्तारी हुई। जफर अली पर हिंसा भड़काने का बड़ा आरोप लगा। कोर्ट ने 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 24 नवंबर को इसी मामले में हिंसा जो हुई थी 24 नवंबर को बीते साल संभल में, उसी मामले के अंदर हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तारी की गई है। शाही मस्जिद के सदर की गिरफ्तारी के बाद जिले के हालात ना बिगड़े, इसके लिए देखिए पुलिस फोर्स जो है वो बिल्कुल सतर्क है, सचेत है। चौकसी बढ़ा दी गई है। फ्लैग मार्च वहां पर निकाले जा रहे हैं ताकि उपद्रवियों को किसी भी तरह से कोई मौका न मिल सके। तो पुलिस ने शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने जफर अली को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया है। संभल में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी इस दौरान किया। 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में इस गिरफ्तारी को अंजाम फिलहाल दिया गया है। संभल में नफरत के सौदागरों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। संभल हिंसा मामले में जामा मस्जिद कमेटी के सदर गिरफ्तार। एडवोकेट जफर अली गिरफ्तार, 2 दिन की न्यायिक हिरासत। पुलिस ने संभल SP की अगुवाई में निकाला फ्लैग मार्च। संभल में पिछले साल 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने जामा मस्जिद कमेटी के सदर एडवोकेट जफर अली को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने जफर अली को 2 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जामा मस्जिद प्रबंध समिति के अध्यक्ष जफर अली पर हिंसा भड़काने का आरोप है। गिरफ्तारी के वक्त जफर अली ने पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस वालों ने ही बच्चों को मारा है। हिंसा में जितने भी बच्चों की मौत हुई है सबको पुलिस ने मारा है। बच्चों को इन्होंने मारा, इन्होंने कहा बच्चों का जितने भी मरे सबको पुलिस ने मारा, प्रशासन ने मारा। जफर अली को गिरफ्तार करने के बाद चंदौसी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने जफर अली को 2 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जफर अली की गिरफ्तारी पर उसके भाई ताहिर अली का कहना है कि पुलिस संभल में शांति नहीं चाहती है, इसीलिए वो यहाँ ऐसा माहौल बनाए रहती है। 24 तारीख की घटना में पुलिस द्वारा ही गोली चलाई गई थी, वो यही कहेंगे। और जिस वक्त गोली चलाई गई थी उस दिन DM साहब भी थे, ASP साहब थे, बल्कि DM साहब ने उन्हें हेलमेट भी दिया था और बराबर वो अपील कर रहे थे। तो काफी पब्लिक हट गई थी, लेकिन कुछ पब्लिक नहीं हटी थी। तो जो है संभल प्रशासन जो है वो तनाव कम नहीं करके भड़काना चाहता। पुलिस संभल हिंसा केस में एक आरोपी को शिकंजे के पीछे पहुंचाना चाहती है ताकि संभल के फिजा में शांति घोली जा सके। इसी दौरान पुलिस ने हिंसा भड़काने के आरोप में जामा मस्जिद कमेटी के सदर को गिरफ्तार किया। नवंबर 2024 को यहाँ पे विवादित स्थल पे सर्वे हो रहा था। उस सर्वे में लोगों के द्वारा पत्थरबाजी की गई, फायरिंग की गई और जो कंस्पिरेसी थी उसमें जो अभियोग पंजीकृत किया गया था 335/24, उसमें आज जफर अली जो यहाँ पे जामा मस्जिद के सदर हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनको कल देर रात्रि की हिरासत में पूछताछ की गई थी, फिर उनको छोड़ दिया गया था अपने धार्मिक क्रियाकलाप करने के लिए। और उसके बाद में आज जब प्रातः उनकी दोबारा पूछताछ बुलाया गया और पूछताछ के बाद में उनको गिरफ्तार किया गया।
जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई की अगुवाई में संभल जिले में भारी संख्या में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों का कहना है कि जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसलिए पुलिस की चौकसी जरूरी है। फ्लैग मार्च निकाला गया है और अभी जैसे कि हाल में कुछ समय से संभल की संवेदनशीलता काफी बढ़ी हुई है, तो इसलिए पुलिस और प्रशासन काफी सक्रिय है और ये रूटीन प्रोसेस में है कि हर एक कुछ दिन पर फुट पेट्रोलिंग की जा रही है और क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाई गई है। शाही जामा मस्जिद के सदर की गिरफ्तारी के बाद इलाके का माहौल न बिगड़े, इसलिए आज भी संभल में बड़ी संख्या में पुलिस की टुकड़ी फ्लैग मार्च करेगी ताकि उपद्रवी तत्व किसी भी तरह की शरारत न कर पाएं। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की नजर एक एक घटना पर बनी हुई है। अगली बड़ी खबर सपा सांसद से जुड़ी। रामजीलाल सुमन के खिलाफ में जो विरोध प्रदर्शन है वो जोरों शोरों से चल रहे। दरअसल उनके द्वारा एक विवादित बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने मेवाड़ के राजा को, राणा सांगा को गद्दार बता दिया था। राणा सांगा के लिए दिया गया ये विवादित बयान जो है वो अब तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। इसी बीच में अखिलेश यादव जो है वो उनके समर्थन में उतरा है। उन्होंने कंट्रोवर्सी का एक अलग ही चैप्टर यहाँ पर खोल दिया है। वहीं देखिए, आज आगरा में हिंदू महासभा के द्वारा, संगठनों के द्वारा इस पूरे बयानबाजी के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और एफआईआर भी आज दर्ज कराई जाएगी। सवाल यहाँ पर कि क्या तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए सियासी दल जो है वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। कब तक सूरज चांद रहेगा? तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। हिंदुस्तान के सबसे बड़े योद्धा राणा सांगा का जब संसद में अपमान हुआ तो सड़क से लेकर संसद तक सियासत में उबाल आ गया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए बयान ने अखिलेश और पूरी समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर ला दिया है। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान से जहां समाजवादी पार्टी चौतरफा हमले का शिकार हो रही है, तो सपा सुप्रीमो अखिलेश ने भी बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए इतिहास के पन्नों को पलटने की बात कह दी। अखिलेश यादव ने अपने सांसद का समर्थन कर विवाद का एक नया चैप्टर खोल दिया। पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी आज? तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बाएं पैर के अंगूठे से तिलक हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? पहले महाराष्ट्र में सपा विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़कर सियासी भूचाल ला दिया था, तो अब सपा सांसद ने राणा सांगा का अपमान कर आग में घी डालने का काम कर दिया है। अब पूरी समाजवादी पार्टी बीजेपी के निशाने पर आ गई है। जैसे शुक्राचार्य के बताए हुए रास्ते पर चल करके एक तरीके से कह सकते हैं कि रावण का अंत हुआ था, तो ये जो शुक्राचार्य की आत्मा घुसी है, कभी बॉम्बे में घुस जाती है। अब देखिए, अच्छा भला चल रहा था, अब सुमन साहब कई बार के सांसद हैं, उनमें घुस गई। जो बाबर से अपने को जोड़ रहे हैं, औरंगजेब से जोड़ रहे हैं, महाराणा प्रताप, शिवाजी और राणा सांगा का विरोध कर रहे हैं, और ऐसे लोग की मानसिकता जो तुष्टीकरण की है
वह देश को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। रामलीलाल जी की बेचारे की क्या हैसियत है, वो तो अखिलेश यादव के बयान है, अखिलेश यादव ने मुंह में डाला हुआ है, उनके जो शब्द वही बोल रहे हैं। देखिए, जो राणा सांगा पे कोई टिप्पणी करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो देश में पनप पाएगा। अखिलेश यादव जी मान लें कि उनका राजनीतिक कैरियर आज से खत्म हो गया। बुलडोजर एक्शन जो है वो देखने को मिला है। यहाँ पर माफियाओं के कब्जे से अवैध जमीन को छुड़ाया गया। अब प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान तमाम जो अवैध तरीके से निर्माण किए हुए मकान थे वो ताश के पत्तों की तरह गिरते हुए नजर आए। यूपी के श्रावस्ती में ईद से पहले भू माफियाओं और दबंगों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। श्रावस्ती में बाजारों और मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। तस्वीरों में बुलडोजर से घरों और दुकानों को तोड़ा जा रहा है। बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। बुलडोजर गरज गरज कर ये बता रहा है कि अगर सरकारी जमीन पर कब्जा किया तो भू माफिया और गुंडे बदमाशों की खैर नहीं। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान घर धीरे धीरे ताश के पत्तों की तरह बिखरता जा रहा है। ये तस्वीरें यूपी के श्रावस्ती से सामने आई हैं, जहां अवैध निर्माण किया गया था। प्रशासन की तरफ से कई बार नोटिस भेजा गया और जमीन खाली करने को कहा गया। बावजूद इसके सरकारी जमीन को खाली नहीं किया जा रहा था। खेल क्या था? प्रशासन की तरफ से अपनी कार्रवाई शुरू की गई और सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। जानकारी के मुताबिक ये जमीन सरकारी है। जब जांच हुई तो पता चला कि इस पर अवैध निर्माण किया गया है, जिसके लिए कई बार नोटिस भी भेजा गया। प्रशासन ने जमीन को खाली करने की अपील तक की, लेकिन दबंगों ने बार बार प्रशासन के नोटिस की अनदेखी की, कानून के नियमों की धज्जियां उड़ाई। लेकिन जब प्रशासन ने अपना रुतबा दिखाना शुरू किया तो नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के होश उड़ गए। नगर पालिका के अधिकारी और पुलिस कर्मियों बाबा का बुलडोजर यूपी के श्रावस्ती पहुंचा और अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। ये बुलडोजर कार्रवाई एसडीएम के आदेश के बाद की गई। बता दें कि श्रावस्ती में बाजारों में दुकानदारों ने सड़क पर अतिक्रमण किया था। कई घरों के बाहर भी सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा हुआ था, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई करते हुए खाली कराया गया। फिलहाल अवैध निर्माण को तोड़े जाने के बाद प्रशासन की तरफ से दोबारा इस जमीन पर अवैध निर्माण न कराए जाने का अल्टीमेटम दिया गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर एनएचएम के जो वर्कर्स थे वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए, जिनको खदेड़ने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। एनएचएम वर्कर्स दरअसल 7वें वेतन आयोग के साथ में अपनी कई मांगे यहां पर रख रहे थे। मुख्यमंत्री आवास को घेरने की जब कोशिश की गई तो पुलिस एक्शन में नजर आई। सड़क पर कोहराम मचा है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ आगे बढ़ रही है, जबकि इन्हें रोकने के लिए पुलिस बल की तरफ से भी सारे इंतजाम किए गए हैं। सरकार विरोधी नारेबाजी कर रहे लोग किसी सूरत में यहां से आगे न बढ़े, इसके लिए सड़क पर बैरिकेडिंग की गई है, जबकि विरोधियों का जत्था नारेबाजी कर लगातार आगे बढ़ रहा है। इसके आगे क्या हुआ तस्वीरों में देखिए। जैसे ही प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तक आते हैं, इन प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत पुलिस के साथ हो जाती है। इस दौरान प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि कोई बैरिकेडिंग फांद कर ही आगे बढ़ने की कोशिश करने लगता है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जैसे ही प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़ते हैं, पुलिस जबरदस्त एक्शन में आ जाती है। प्रदर्शन आगे न बढ़े, इसके लिए उनके ऊपर पानी की बौछार कर दी जाती है। देखिए वाटर कैनन किस तरह प्रदर्शनकारियों से निपट रहा है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर पानी से प्रहार किया जा रहा है। पुलिस के साथ नोक झोंक और प्रदर्शन की यह घटना हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आई है, जहां अपनी मांगों को लेकर एनएचएम के कर्मचारी सड़क पर उतरे और सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे। तो वहीं इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि पुलिस की इस कार्रवाई में महिलाएं समेत कई लोगों को चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि 7वें वेतनमान लागू करने की मांग को लेकर प्रदेश भर के नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी कुरुक्षेत्र पहुंचे थे। आरोप है कि प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इनके ऊपर लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन के जरिए इनके ऊपर गंदा पानी फेंका गया। और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश से आपको बता देते हैं।
यूपी सरकार के 8 साल जो है देखिए ये पूरे हो रहे हैं और उसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो योगी आदित्यनाथ द्वारा की जानी है, जिसमें सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। इसके साथ साथ में 24 मार्च से लेकर अप्रैल के महीने तक 14 अप्रैल तक कई सारे कार्यक्रम जो है वो उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें तमाम जो उपलब्धियां हैं सरकार की युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर वो बताई जाएंगी। जीरो टॉलरेंस कैसे क्राइम के खिलाफ यहाँ पर रही सरकार की, किस तरह से 8 सालों में काम किया गया है, इन सब पर नजर होगी। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार और 25 मार्च 22 को दूसरी बार शपथ ली। और अब उनके 8 साल पूरे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉन्गेस्ट सर्विंग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है। ऐसे में पूरे राज्य में कई कार्यक्रम अब आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री आज कामकाज का हिसाब भी देते हुए नजर आएंगे। सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का काम एक बार फिर से किया जाएगा।